3 ऐसे इक्वेशन पढ़े हैं अब तक। हमने 3 इक्वेशन ऐसे पढ़े हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन E इंटू डी ए, इंटीग्रेशन E इंटू डी एल, इंटीग्रेशन V इंटू डी एल। चलो बताओ सभी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अब तो ऐसा बोलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में, बताओ जल्दी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट वाली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ये इसको सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो भी लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर अब इसमें बेस्टॉल रख से ज्यादा काम में नहीं आएगा मेरे ख्याल से। सेकेंड नंबर पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल लिखना तो माइनस वी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है। ये इसको वर्क भी बोल सकते हैं इनटू डीएल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर ले जाने के लिए जो वर्क है, उस वर्क को हम बता सकते हैं माइनस वी लिखेंगे तो पोटेंशियल होगा। राइट, ओके। थर्ड, ये तो अभी फोर्थ चैप्टर में कंप्लीट हुआ। क्या होगा, ऐसी डिजाइन पहली बार देखी। म्यू जीरो इंटू समेशन आई, एम्पियर सर्किटल लॉ, वो थियरी कंप्लीट की थी जिससे हमने सोलेनॉइड, टॉरॉइड, बाकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नाउ सिमिलर इक्वेशन, इंटीग्रेशन B इंटू डी एल की जगह डी ए, सॉरी ये जो था उसको गॉस इक्वेशन भी लिखते थे, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। 70 नंबर चेक करोगे, द एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है, इन अनयूनिक सरफेस थी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर सपोज यहाँ एक ऐसी सरफेस, जिसके लिए हम डेल्टा एस लिखेंगे, स्मॉलर सरफेस की डेल्टा एस। तो ये वेक्टर होगा डेल्टा एस और ये बी, एंगल क्या होगा, थीटा। सो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट डेल्टा फाई बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर फ्लक्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा एस। लिखा कि पूरे सरफेस के लिए कंप्लीट करना है तो समेशन बी इंटू डेल्टा एस, लेकिन लिखा है ये ऑलवेज आंसर जीरो होगा। आंसर ऑलवेज क्या होगा, जीरो। क्यों, जितनी फील्ड लाइन एंटर होती है उतनी फील्ड लाइन बाहर निकल जाती है, जितनी फील्ड लाइन एंटर होगी उतनी फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। तो लिखा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, इट्स कॉल्ड द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड देयरफॉर ये जो आपको आंसर लिख के दिया उन लोगों ने, ओके तो हम हाँ गॉस इक्वेशन फॉर ये लिखना होता तो क्या लिखते थे, फाई अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फाई अपन स्मॉलर के लिए फाई अपन एप्सिलॉन जीरो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे आप तो आंसर क्या होगा, जीरो। क्लियर, जितनी फील्ड लाइन एंटर होगी उतनी फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, इसका मतलब ये आंसर जीरो हो जाएगा। एक बार कंप्लीट करो, 70 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहता है। एक्सप्लेन द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड।
कंप्लीट। Yes, sir. यस सर। सिर्फ स्कैन करना था, सही बोला गलत बोला? सही बोला। ओके, अब यहाँ से चैप्टर की पूरी टॉपिक चेंज हो जाएगी। अब जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दी है वो ओनली और ओनली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए दी है। पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों? अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट ऐसा? नहीं सर, उसके कोर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, आयंस एंड एटम इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से। इसलिए सर उसके अर्थ क्रस्ट के अंदर वो होते हैं ना, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ के सेंटर में जो अभी हम जानते हैं कि अंदर अभी भी लिक्विड है और इसके अंदर आयंस है, और आयन जब रोटेट होंगे, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के हिसाब से जब रोटेशन करती है तो आयन भी रोटेट होंगे, और आयन जब मोशन करेंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट से जब करंट पास होता है तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये सिंपल फिनोमेना है। सेंटर के अंदर अभी भी जो लिक्विड है उसमें ज्यादा से ज्यादा मेटालिक आयन है, और मेटालिक आयन जब वो अपनी एक्सिस के हिसाब से रोटेट होती है तो उस हिसाब से वो लूप क्रिएट करता है, और उस लूप के अंदर वो इलेक्ट्रिक चार्ज रोटेट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रोटेट होगा इसका मतलब करंट कैरिंग रिंग की तरह वो बिहेव करेगा। इसका मतलब जब करंट पास होता है तो सराउंड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसके लिए अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी बहुत पहले पूछा था कि मून के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, क्यों? तो मून पूरा सॉलिड है, मून के अंदर वो लिक्विड नहीं है, पूरा कूल हो गया, मतलब पूरा सॉलिड हो गया है, इसलिए मून की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्लियर? वो भी रोटेट होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती क्योंकि वो टोटली सॉलिड है। ओके, अब ये पैरामीटर्स आपको कंप्लीट करना है तो 3-4 चीज है। सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डीप एंगल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इतनी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अब तक मैं नहीं मानता कि किसी भी थियरी को उसने 2 मार्क पर पूछा होगा। इसके अंदर जो भी है सब इंफॉर्मेशन एमसीक्यू में ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने कंप्लीट कर दी है। सबसे पहले उन लोगों ने लिख के दिया है द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, 4th चैप्टर में हमने कैलकुलेशन की थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है किस ऑर्डर में रहती है? 10⁻⁻, अब तक चैप्टर 4 की जो न्यूमेरिकल होती थी इससे मैग्नेटिक फील्ड की पावर मैक्सिमम कौन सी? -7 नहीं ना, ये तो फिर 8. तो 100 तक कंप्लीट करो। सर क्वेश्चन क्या था? हैं? क्वेश्चन सो गया? नहीं सर, नेट का प्रॉब्लम था तो सुनाई नहीं दिया। नेट का प्रॉब्लम यहाँ होता है, यहाँ नेटवर्क नहीं होता, समझो। तो बाद में नेट का प्रॉब्लम कहाँ? टेरेस में बैठ, टावर पे बैठ, अच्छा रहता है, नेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने क्या पूछा कि आगे जो 4th चैप्टर के अंदर हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेट किए तो मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की पावर क्या दी थी? जैसे लिखा था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन पावर 10⁻⁵ टेस्ला, तो वहां क्या मिलता है? हां, -4 10⁻⁻4। ऑलरेडी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट 10⁻⁻4 पावर रहता है, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁵ पावर में आती है। ओके, अब एक चीज और भी है कि अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो कि जो मेटालिक आयन है वो रोटेट होंगे और इसलिए इस टाइप की फिनोमेना बनती है। ओके, लेकिन अर्थ के अंदर पहले भी एक्सप्लेन किया तो वो आज फिर से कंप्लीट करेंगे। ये जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, और ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रखा है, वरना ये जो है
11.3 डिग्री से ज्यादा नहीं होता अर्थ के लिए। दोनों के बीच के एंगल 11.3, ये क्या होगा? मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, इतना ही होना चाहिए, सिर्फ इतना, यहाँ से पास होगा। चलो इतना ही कर दो तो भी चलेगा। 11.3 डिग्री से ज्यादा नहीं है, ये भी टेक्स्ट में लिख के दिया है। .3 डिग्री पे आपको ड्रा करके देना है। तो ये एंगल 11.3 से ज्यादा नहीं होगा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये होगा मैग्नेटिक साउथ, मतलब एक बार मैग्नेट की तरह दो पोल मिलेंगे। अब सबसे पहले डेफिनेशन जो उन लोगों ने दी है, ये ये सबकी लोकेशन दी। टेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। द लोकेशन ऑफ द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल at latitude 79.74 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद लैटिट्यूड क्या होगी? 71.8 डिग्री वेस्ट। देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू क्या होगा? वेस्ट। सर नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखे हैं, इसमें नॉर्थ लिख के दिया, लेकिन ये डायग्राम में प्रॉब्लम। टेक्स्ट बुक की डायग्राम चेक करो तो, सिर्फ इंग्लिश मीडियम बुक में ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा है। ये जियोग्राफिक नॉर्थ है तो ये मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए, उन लोगों ने नॉर्थ लिख के दिया है। और एक चीज और बताओ, डायग्राम के अंदर ऐसी फील्ड लाइन होगी और यहां से फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करके दिए, तो नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ से एंटर होती है। तो ये साउथ पोल की आपको पोजीशन मिलनी चाहिए, उन लोगों ने नॉर्थ लिख के दिया। ओके, दो बार ऐसी क्लियर, मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। टेक्स्ट में चेक करो एक बार क्या लिख के दिया। इस टाइप की डायग्राम जो दर्पण में दी है, टेक्स्ट में भी होगा। टेक्स्ट में प्रॉब्लम दी, इसलिए लोगों ने प्रॉब्लम लिखी। नॉर्थ टू वेस्ट मतलब ये साउथ पोल होना चाहिए, और दो पोजीशन उसने बाद में लिखी 79 डिग्री 74। ટેક્સ્ટબુક માં બી સેમ જ આપ્યું છે। तो प्रॉब्लम है कुछ। साउथ ईस्ट देखो, ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ ईस्ट मतलब इस तरह से आएगा तो ये नॉर्थ पोल होना चाहिए और वो साउथ पोल होना चाहिए। मतलब ये टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम, इसलिए उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की। बोलो સર ડેટા તો એટલે ટેક્સ્ટબુકનો જ આપણે એક્સેપ્ટ કરવો પડે ને? बट टेक्स्ट बुक एक्सेप्ट करिए, डोंट वरी। The location of the North Magnetic Pole, latitude 79, 78. Okay, so magnetic pole. Antarctica. By the way, the pole near the geographic North Pole of the Earth is called the North Magnetic Pole. देखो ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम वाली बात लग रही है। जियोग्राफिक नॉर्थ है, वहां हम लोगों ने नॉर्थ बताया, और जहाँ साउथ है वहां साउथ बताया। आगे हमने जब पढ़ा था पैराग्राफ इसी टेक्स्ट बुक के अंदर, तब ऐसा बताया था कि जब हम इसको फ्रीली रोटेट हुए रखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन वाला नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन वाला साउथ पोल। देखा आपने? फोर्थ चैप्टर की पैराग्राफ कुछ डिफर थी और फिफ्थ चैप्टर की पैराग्राफ कुछ डिफरेंट है। टेक्स्ट में ऐसा लिख के दिया है। जो अभी आपने ये वैल्यूएशन लिखी, उसके बाद वाली पैराग्राफ पढ़ो, पेज नंबर 185 इन टेक्स्ट बुक। द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। मतलब ये नॉर्थ हुआ। अब सपोज मान लो कि इसको नॉर्थ आप बता रहे,
तो यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकलनी चाहिए और यहाँ से अंदर आनी चाहिए, तो डायग्राम गलत ड्रॉ किया है। इस टर्न करो, देखो डायग्राम डिफरेंट ड्रॉ करके दिया। उसने क्या बताया, ये नॉर्थ है, साउथ मैग्नेटिक, ऐसा लिख के दिया उसने, नॉर्थ मैग्नेटिक, तो फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसा होना चाहिए ना, तो उसने साउथ से बताया और नॉर्थ तक बताया। देखो डायग्राम में ऐसा ड्रॉ करके दिया है। हाँ सर, टेक्स्ट बुक में। हाँ, मतलब ये पूरी प्रिंटिंग पहले से आप लिखेंगे चलेगा, इस तरह से कोई प्रॉब्लम की टेक्स्ट बुक हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओरिजिनल जो नॉलेज है इस तरह का है कि जहां जियोग्राफिक साउथ वहां मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि वरना जब इसका आप फ्रीली इसको रोटेट करेंगे, जब फ्रीली रोटेट करना होता है ओके, तो वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ में होता है। बाद में हम क्या कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन साउथ पोल। ऐसा डाटा एक एजम्पशन લીધું છે ને ખાલી, हाँ एजम्पशन की बात है। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेट एक मिनट एजम्पशन थोड़ी है, समझो मेरी बात कि ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, जब इस मैग्नेट को फ्रीली रोटेट करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ओके, यहाँ नॉर्थ है जियोग्राफिक, तो मैग्नेटिक कौन से होनी चाहिए, साउथ। मैग्नेटिक साउथ इसके नॉर्थ पे अट्रैक्टिव फोर्स देगा, इसलिए अरेंजमेंट होती है, ये 100% है। और सपोज मान लो कि आपके एजम्पशन है, तो यहाँ साउथ से फील्ड लाइन क्यों बाहर आई, फील्ड लाइन कहां से बाहर आनी चाहिए, नॉर्थ से आनी चाहिए, नॉर्थ से निकल के साउथ तक जानी चाहिए। ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ से आप देखा हो यहाँ तक जाएगी पूरी फील्ड लाइन, यहाँ की फील्ड लाइन इस तरह से होगी। ओके, तो ये जो कुछ है कुछ पता नहीं चला, ये जो उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया वो प्रॉब्लमेटिक कुछ कंप्लीट करके दिया है, ठीक है, डायग्राम बराबर बना है, लेकिन साइन कन्वेंशन સર બીજી રેફરન્સ બુકમાં પણ યુજ આપ્યું છે, મેગ્નેટિક નોર્થ એ ડિરેક્શન માં, મેગ્નેટિક સાઉથ આમ। लेकिन टेक्स्ट बुक में होगा तो वही लिख के देगा ना, दर्पण पढ़ो या कुछ वीओ की पब्लिकेशन पढ़ो, टेक्स्ट बुक जो लिखेगा वो वही लिख के देगा। पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पहले टेक्स्ट बुक में आंसर प्रॉब्लम आती थी, तो सपोज 15 से आपको 1.5 माइनस करना है, तो आप कितना लिखेंगे, 13.5। ओके, उन लोगों ने 10.5 लिख के दिया, तो नंबर ऑफ बुक्स 10.5 आंसर बताती। अभी तो हमको भी आता था, पुरानी जो सेमेस्टर वाली टेक्स्ट बुक है वो चेक करो, तो सेमेस्टर टेक्स्ट में लिखा है 15 में से 1.5 माइनस करना था। सिंपल है, सबको पता कि ये 13.5 होगा। ओके, लेकिन टेक्स्ट में प्रिंट होके आया 10.5। फर्स्ट एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू वाली हुई से 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आया, 3 मार्क्स में, तो वहां भी करेक्शन नहीं था, 10.5 प्रिंट हुआ है, लोगों ने भी यही लिख दिया, अभी भी है। जिस सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम है अभी भी वो चीज लिखी हुई है, एक बार गलत प्रिंट हुआ तो सबने गलत प्रिंट किया। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि 4th चैप्टर ने हमको बताया था, 4th चैप्टर में बताया गया था कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो जब आप इसको फ्रीली रोटेट करेंगे, ओके, तो वो इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि नॉर्थ पोल के अंदर जो डायरेक्ट मतलब नॉर्थ पोल के अंदर जियोग्राफिक नॉर्थ, वहां ये नॉर्थ होगा। क्यों ऐसा होगा, तो मैंने बताया कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। एक मिनट मैं आपको और भी बताऊं कि ये प्रॉब्लम कहाँ हुई है। ओके, चलो इसी चैप्टर के अंदर पहले 174 नंबर पेज निकालो, 174 और 174 नंबर जो पेज है वहां उन लोगों ने ये लिख के दिया है, सेकंड ऑप्शन पढ़ो, when the bar magnet is freely suspended it points in a north south direction, the tip which points to the geographic north is called the north pole। मतलब इसको फ्रीली रोटेट करेंगे, जैसे स्टडी हो जाएगा, जियोग्राफिक नॉर्थ में होगा तो इसको नॉर्थ पोल बताएंगे और साउथ में होगा तो साउथ पोल बताएंगे। ऐसा क्यों, तो उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये नॉर्थ पोल इसलिए बताया जाता है कि जब वहां मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल और इसके नॉर्थ पोल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ये दोनों के बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक चीज और, यहाँ वही पॉइंट है, सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़ो, बस एग्जैक्टली वो लिख के दिया जो फिनोमिना क्रिएट होती है।
एक मिनट, कुछ होगा ऐसा लिखने की कोई रीजन तो होगी ना, ऐसा थोड़ी लिख दिया होगा। ओके चलो, अभी ये डायग्राम के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो उन लोगों ने बताया। ये मैंने मैग्नेटिक क्या बताया नॉर्थ, ये मैग्नेटिक क्या बताया साउथ। देखो फील्ड लाइन भी उसने यहाँ से बनाई है, तो हमने पहले ही बताया कि फील्ड ऑलवेज साउथ इक्वल टू नॉर्थ पर नहीं, लेकिन नॉर्थ टू साउथ होती है। क्लियर? ओके चलो, मेन चीज एक और कि जो जियोग्राफिक डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक डायरेक्शन से पास होने वाली प्लेन, इसको जियोग्राफिक मेरिडियन बताया जाएगा। जियोग्राफिक मेरिडियन, यहाँ से परपेंडिकुलर पास होने वाली जो प्लेन है उसको क्या बताएंगे? जियोग्राफिक मेरिडियन। और इससे पास होने वाली जो प्लेन है उसको क्या बताएंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ को परपेंडिकुलर पास होने वाली जो प्लेन वो जियोग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक जो नॉर्थ साउथ है उसको परपेंडिकुलर पास होने वाले इसको क्या बताएंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, तो दो डेफिनेशन ऐसी आपको पहले कंप्लीट करनी है। दर्पण में लिख के दिया होगा है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन में उन लोगों ने बताया है। 22 नंबर क्वेश्चन, અર્થ મેગ્નેટિઝમ ની આખી ફિનોમિના પહેલા એવું અઝમ કરેલું કે અર્થ ની અંદર એક મેગ્નેટ છે, એવું એઝમ કરીને जो किसी भी समझो मेरी बात, जब साइंस में ऐसा कोई मतलब टेक्नोलॉजी या कोई एजम्पशन, मतलब एजम्पशन तो इसलिए की जाती है कि जब एजम्पशन होगी तो आप उसको प्रूव करना या कुछ भी आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले तो यही बताएं कि हाँ ये अंदर मैग्नेट है और मैग्नेट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, लेकिन बाद में पता चला ना ऑस्टर्ड की एक्सपेरिमेंट के बाद कि जब करंट पास होता है तब मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में कंपैरिजन में मैंने क्या बताया कि सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है। ओके, जैसे दो पोल बार मैग्नेट सोलेनोइड में भी इस तरह से होता है। सोलेनोइड जितने पोर्शन में आप डिवाइड करो सेपरेटली मैग्नेट होता है, तो सोलेनोइड के अंदर हर रिंग्स में ऐसा ही मिलता है। बाद में डिसाइड किया कि सोलेनोइड करंट पास होने से मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के अंदर भी वो जो स्पिन अंदर जो स्पिन रोटेशन होती है खुद की इलेक्ट्रॉन की, और छोटे छोटे ऑर्बिट में भी रोटेशन होती है ना, वो छोटे ऑर्बिट की जो रोटेशन है सभी इलेक्ट्रॉन सिंगल डायरेक्शन में ही मोशन करेंगे। तो इस हिसाब से मैग्नेट की सरफेस भी एक इमेजरी आपको क्या मिलेगी? एक लूप कि जहां से करंट पास होता है। ओके, और इसलिए बताया जाता है कि ऑस्टन की जो स्टेटमेंट थी उस हिसाब से मैग्नेट में भी एक नॉर्मली करंट पास होता है, और इसलिए वो मैग्नेट की तरह नॉर्मली करंट पास होना मतलब सभी इलेक्ट्रॉन इक्वल डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो इसका मतलब इमेजनरी करंट पाथ आपको मिलेगा या लूप मिलेगी। और इसलिए बार मैग्नेट भी क्या होता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सर बोलो बोलो बोलो। સર જ્યારે અર્થ એક સ્ટ્રેટ પાથ છે એવું અઝ્યુમ કરેલું ત્યારે એ લોકોએ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જોઈ જ નહીં હોય। અર્થ સ્ટ્રેટ પાથ છે, સૌથી પહેલા એવું માનતા હતા કે અર્થ એક સ્ટ્રેટ પાથ છે, સ્ફિયરિકલ નથી। जब स्ट्रेट पाथ जब उन लोगों ने डिसाइड किया होगा तब तो ये इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं कि इलेक्ट्रिक, समझो मैकेनिज्म सबसे पहला है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिज्म तो उसके बाद की बात है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हुआ वो तो ऑस्टर्ड के इक्वेशन के बाद है। मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि साइंस में सभी फील्ड एक साथ डेवलप हुई थी। जब मैकेनिक्स चल रहा था सिर्फ मोशन की बात होती थी, तो मोशन के बाद ऑप्टिक्स आता था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी। इलेक्ट्रिसिटी तब नहीं मिलती थी, बराबर। तो इसलिए मेन चीज क्या होती है कि जब हम लोग मोशन की बात करते हैं तो स्ट्रेट अभी भी है ना, अभी भी हम मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन 11th में 3rd चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन पॉसिबल ही नहीं है। अर्थ की सरफेस का सरफेस है तो स्ट्रेट लाइन मोशन कभी नहीं होगी। लेकिन साइंस से तो और आगे इक्वेशन है, जहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड है स्ट्रेट लाइन मोशन पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा
क्यों? कि स्ट्रेट लाइन मोशन पता चलता है तो आप मोशन इन प्लेन एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसलिए पढ़ाया था। वरना कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करता। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कभी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती। होगी? क्लियर? यस सर। वो दो डेफिनेशन मिली आपको, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। यस सर, मली गई। यस सर 22। Yes, sir. एक काम करो, 22 नंबर जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 22 दर्पण के अंदर, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लिखे, देखा है? यस सर। यस दर्पण सर। के अंदर 22, हाँ वो पढ़ो। टेक्स्ट वो बुक वो डायग्राम के नीचे लिखा है, दैट इज सम कंफ्यूजन करके जो लिखा है ना, वो पढ़ो। इसमें कंफ्यूजन है, क्यों? वो उसने लिख के दिया है, क्यों ऐसा डायग्राम बना है, वो पॉइंट्स लिखे है। The field line goes into Earth at a north magnetic pole and come out from south magnetic pole. ऐसा क्यों वो लिख के दिया उसने? उसने कन्वेक्शन के अंदर ये एंगल, मेरे ख्याल से ये एंगल 11.3 डिग्री बताने के लिए नॉर्थ की जगह नॉर्थ कंसीडर किया, साउथ की जगह साउथ कंसीडर किया। ओके, सपोज मान लीजिए जियोग्राफिक नॉर्थ यहाँ है और मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ है, तो पूरा एंगल ऐसे कंसीडर करना पड़ता। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ ये दो एक्सिस के बीच की जो एंगल है उसको 11.3 लिखा है। ओके, तो एक्सिस के साइन कन्वेंशन मतलब नॉर्थ इधर, उसका नॉर्थ इधर, लेकिन दोनों नॉर्थ सेम डायरेक्शन में हो जाए, इसलिए ये अरेंजमेंट है। लिख के दिया पैराग्राफ के अंदर, पढ़ो। लास्ट में लिखा है, रियली द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बिहेव लाइक अ साउथ पोल of bar magnet inside the earth। वो पैराग्राफ पढ़ तो डाउट सॉल्व हो जाएगा, ऐसा क्यों लिखा। कंप्लीट? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो बात सही थी कि ये मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ के साथ नॉर्थ रखेंगे तो दोनों के बीच के एंगल 11.3। क्लियर? ओरिजिनली क्या होता है कि जहां नॉर्थ साइड होती है वहां साउथ पोल बनता है, और साउथ के जहां क्या होता है, नॉर्थ पोल बनता है। क्लियर? और इसलिए वो फिनोमिना राइट है कि जब आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली रोटेट करेंगे, ओके, तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मतलब अर्थ की मैग्नेटिक साउथ पोल के नजदीक आना चाहिए, तब जाके अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, ये रियल फिनोमिना है। इसे लिख के ये कैसा क्यों किया, अब पता चल गया बराबर फील्ड लाइन के लिए। यस सर। ओके, दो मतलब आपने डेफिनेशन कंप्लीट की। सबसे पहले जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को परपेंडिकुलर जो प्लेन पास हो जाएगा इज द जियोग्राफिक मेरिडियन। एंड मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के लिए जो परपेंडिकुलर प्लेन पास होगा, मतलब ऐसी दो सरफेस है, एक इस तरह से होगी और एक इस तरह से। ओके, अब तीन एंगल और इसके बाद 23rd में पढ़ो। व्हाट आर द मैग्नेटिक सॉरी अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स डिफाइंड। अर्थ की मैग्नेटिक फाइंड करनी है तो कौन कौन से पैरामीटर है। सबसे पहले लिखा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, बाद में लिखा मैग्नेटिक डिप एंगल, और इसके बाद लिखा था टू कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। चलो, दो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के बीच की जो एंगल है, कहाँ, किसी भी प्लेस पे, ये तो पूरे अर्थ के लिए हुआ बराबर, लेकिन आप सपोज इंडिया में है, कहीं भी है, तो डिफरेंट उसी जगह पे चेक करो कि हमारी जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच में कितना एंगल है। ये दोनों के बीच में जो एंगल मिलेगा उसको हम क्या बताएंगे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डायग्राम चेक करो, उन लोगों ने बताया कि जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, और बाद में वो देखो ये जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है। सपोज मैग्नेटिक नीडल ड्रॉ करेंगे और मैग्नेटिक नीडल इस तरह से आएगी, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ हुआ, ये जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ। इस एंगल को क्या बताया जाता है, डी करके लिखा। लेकिन ये कहाँ चेक करना है, हर प्लेस के ऊपर, अर्थ की किसी भी प्लेस के ऊपर। अर्थ के हर प्लेस के लिए दोनों के बीच के एंगल डिफर है, ये तो पूरी अर्थ के लिए बताया गया। लेकिन कहीं भी जाएंगे
तो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ तो बराबर यहाँ गए, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच की एंगल चेंज हो जाएगी, ऊपर चेंज हो जाएगी, हर जगह पे वो चेंज होता रहेगा। ओके, तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ के बीच की जो एंगल है उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताया जाएगा। ओके, इसमें लिख के दिया है कि इंडिया के अंदर, ओके ओके, एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at a place is called the magnetic declination. The declination is larger the higher latitude and smaller near the equator. ये अंडरलाइन करो, एमसीक्यू में पूछेंगे कहाँ इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, कहाँ कम। The declination is the larger at a higher latitude and smaller near the equator. इसके बाद से लिख के दिया the declination in India, declination in India is very small. दो प्लेस के लिए लिखा है। सबसे पहले दिल्ली, क्या लिख के दिया 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट, 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट। इसका मतलब ये दोनों एक्सिस के बीच की एंगल 41 मिनट ओनली ईस्ट की ओर, कहा दिल्ली में। ओके, और 0 डिग्री 58 मिनट, यस 0 डिग्री 58 मिनट इन वेस्ट फॉर बॉम्बे। यस, मुंबई के लिए उसने कहता है ये अप्रोक्सीमेट 1 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 58 तो है। सिर्फ मुंबई के अंदर चेक कर तो मैग्नेटिक नॉर्थ नॉर्थ साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ के बीच की एंगल 1 डिग्री है, ये तो इससे भी कम है। इसका मतलब पूरे इंडिया के अंदर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाती है। क्लियर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड। दो प्लेस के लिए उन लोगों ने ये लिख के दिया है। ये कौन सा हुआ, डेक्लिनेशन। और डेक्लिनेशन 24 नंबर क्वेश्चन में बताया, एक बार फटाफट स्कैन करो। सर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कंट्री वाइज चेंज था। हाँ चाहे ना, बट सर एक मिनट जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ जे करो, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ ये तो फिक्स જ છે બરાબર છે। પછી જે પ્લેસ પર જઈએ બરાબર, અહીં આ રહે, પછી અહીં તો આમ રોટેટ થાય, આ નોર્થ પોલ અહીં છે, સાઉથ આ બાજુ, એટલે આ ડિરેક્શન આ તરફ જશે। मतलब જેમ 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 नीडल एज फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर भी सब जगह पे चेक करो तो जो डिफरेंस होता है मैग्नेटिक नीडल का, इस रूम में पोजीशन अलग, इस रूम में पोजीशन अलग, हाँ होती है नॉर्थ साउथ, लेकिन जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से ये पोजीशन के बीच के एंगल डिफर होती है। ऑलवेज 11.3 नहीं मिलेगा, ऑलवेज 11.3 तो क्या है, ये दोनों के बीच के एंगल, ये दोनों के बीच के एंगल थोड़े एंगल चेंज था सर ये रीजन आइलैंड 0.3 डिग्री 11.3, ये दोनों फिक्स नहीं है, ये रोटेट होते रहेंगे तो चेंज होगा। अभी इस बुक के अंदर अर्थ के लिए इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसके लिए आपको सेमेस्टर या सेमेस्टर के पहले वाली बुक पढ़नी होती, तब उन लोगों ने बताया था कि ये दोनों चेंज होते रहते हैं। अप्रॉक्सीमेट 1.5 किलोमीटर पर ईयर, 1.5 किलोमीटर पर ईयर। हो सकता है कि बहुत सालों के बाद ये पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, देखना है तो उसे बता कि अप्रॉक्सीमेट 10⁵ ईयर जैसा होगा, सब बोल रहे, लेकिन मैं नहीं मानता कि हर 10⁵ ईयर के बाद मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, लेकिन ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये फिक्स नहीं होते, थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट होते, एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। फिर एक चीज है मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सबके लिए अर्थ के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं, हर पैरामीटर को थोड़े बहुत साल के बाद एक बार कैलकुलेट करना पड़ता है। अब लेटेस्टली कब हुआ पता नहीं, लेकिन जो साइंस में इंफॉर्मेशन इसमें 1975 में हुआ था, 1975 में पैरामीटर्स किए होंगे, तो बाद में तो 2-3 बार और हो गए होंगे। सिंपल साइंस में है क्या कि सपोज आप अभी जो वर्क करें इसमें मैक्सिमम चीज क्या, थियोरी भी पढ़नी, न्यूमेरिकल भी करने, एमसीक्यू भी इसको प्रॉपर्ली करना है। ओके, क्योंकि दिन मतलब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे सिलेबस इंक्रीज होता जाएगा, सिलेबस इंक्रीज होता है। ओके, अब जितना सिलेबस इंक्रीज होगा सब नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, ऐसा हो जाएगा। किसी भी फील्ड में सपोज आपने पहले बैचलर किया, बाद में मास्टर्स किया, तो आप जब तक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जानते तब तक आपके पास मतलब नॉलेज नहीं है, ऐसा माना जाएगा। तो कितनी नॉलेज रखेंगे, तो हर रोज इंक्रीज होता है। तो इसलिए बताया गया है कि आपको लॉजिकली प्रिपरेशन करना है, लॉजिकली।
पढ़ के उसको चेक करना है, क्योंकि सिंपल चीज है कि ज्यादा जो रिसर्च हुई 1901 टू 2000 के बीच में साइंस के अंदर हाईएस्ट रिसर्च इस सेंचुरी में हुई। अब इस सेंचुरी की मिडिल पॉइंट जब कैलकुलेट की गई ना तो 1990 आई, मतलब इस 90 ईयर में जितनी रिसर्च हुई इतनी 10 ईयर में हुई। अब समझिए 90 ईयर में जितना रिसर्च हुआ इतना ही 10 में हुआ, तो बाद में आगे एक्सटेंड किया तो 2000 to 2000 तो ये सेंचुरी से भी ज्यादा रिसर्च हुई, तो अभी तो 2020 चल रही है, तो कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो ये सभी चीज पढ़ना है तो लॉजिकल प्रिपेयर करना है। लॉजिकल मतलब कंटेंट क्या है वो क्लियर होनी चाहिए, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट याद रखो और पॉइंट्स मतलब ये राइट ये बताओ, इसलिए एमसीक्यू है, इसलिए एमसीक्यू मतलब थियरी है। तो ये दोनों याद रखेंगे, ये किसके लिए था, नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए। अब उसने क्यों बताया, अब पता चल गया, इसको नॉर्थ ही लिखेंगे और इसको साउथ। ये दिल्ली के लिए बताया, ये मुंबई के लिए लिखा। डेक्लेशन कंप्लीट हुआ, अब आएगा डिप एंगल। अब क्या पोल पर मैग्नेट નો કોઈ ઇફેક્ટ હોય? પોલ પર જો તો મેગ્નેટ કેવું રિએક્ટ કરે? નોર્થ પોલ પર કે સાઉથ પોલ? मैग्नेटिक नीडल, लेकिन कॉन्सेप्ट पोल को तुम नहीं बताते हैं, क्वेश्चन मार्क 50% रहता है। कंपास नहीं, एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जियोग्राफिक या मैग्नेटिक? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में तो हमारी तरफ हो जाता है, हैंग हो जाएगा, वो हैंग हो जाएगा, उस जगह पे हैंग हो जाएगा। इतनी बड़ी एरिया के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाएंगे तो कंपास रोटेट नहीं होगी, ओके हैंग हो जाएगी, एक डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में वो हैंग हो जाए। क्यों? इतने बड़े जगह पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल, ऑलवेज नॉर्थ साउथ में उसको स्टेडी रहना है, तो उस जगह पे ओनली और ओनली नॉर्थ पोल। अभी मैं ये डीप एंगल बताता हूँ, बाद में एक पैराग्राफ पढ़ो पता चल जाएगा। ओके वही बताया कि सपोज किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली रोटेट हुए रखेंगे तो ऑलवेज वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेडी होता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, लेकिन थोड़ा ऐसा स्लैंट हो जाता है, वेट ज्यादा ऐसा नहीं है, सेंटर से उसको हैंग किया जाता है। फ्रीली रोटेट करना है, कहाँ स्टेडी हुआ, नॉर्थ साउथ में, तो ये हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ा सा स्टेडी होता है। अगर थोड़ा सा स्लैंट होगा, इसका मतलब जो स्लैंडिंग मिली वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, सीधा रहना चाहिए ऐसे, लेकिन ऑलवेज इसी तरह से रहेगा। तो लग रहा है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ओके तो ये जो एंगल बनता है उसने डेक्लेशन को मेरे ख्याल से आई करके डी करके लिखा था, और डीप एंगल को आई करके लिखा है। मैग्नेट को आप फ्री रोटेट रखेंगे तो वो कभी हॉरिजॉन्टल नहीं था, थोड़ा स्लैंट हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके साथ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप बताया जाएगा। क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ डिप। अब एक चीज और, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। देखो सभी चीज होगी, सबसे पहले आपका डेक्लेशन कंप्लीट किया, ये डेक्लेशन हुआ, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, थोड़ा स्लैंट होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको डीप एंगल बताया जाएगा। ओके ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके दो कंपोनेंट बने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड की वर्टिकल कंपोनेंट। ओके सपोज इस ट्रायंगल से tan I क्या लिख सकते हैं? tan I, I मतलब एंगल ऑफ डी। ओके tan I इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट मतलब वर्टिकल, एडजेसेंट मतलब आपको H और V मिलता है तो आप डीप एंगल फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और दूसरा ये दोनों परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम d2h मैग्नेटिक फाइंड कर सकते हैं। मतलब कहीं भी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिला तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, डीप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, I कितना होता है?
तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ डी बताएंगे। और उसी पॉइंट पे एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ डेक्लिनेशन। अब एक चीज और, दर्पण के अंदर उन लोगों ने इंफॉर्मेशन करके दिया है पेज नंबर 372 पे। मैग्नेटिक डीप एंगल और इंक्लिनेशन is the angle that magnetic field of earth makes with a horizontal at a place in magnetic meridian। लिखा है सर, वो पूरा पढ़ो तो आंसर आ जाएगा। कहाँ कौन कौन से लिखा है? द मैग्नेटिक इक्वेटर पे डीप एंगल की वैल्यू 0 होती है। देखो यहाँ से आप फील्ड लाइन, पता है फील्ड लाइन ऐसे यहाँ जाती है, फील्ड लाइन जिस तरह से जाएगी इस तरह से मैग्नेटिक, जैसे फील्ड लाइन जाती है उस तरह से आप क्या जोड़ेंगे? टेंजेंट। उस तरह से हम क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे। और टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमको क्या देगा? फाई या डीप एंगल की वैल्यू देगा। देखो ये मैग्नेटिक इक्वेटर, चलो मैं पहले फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूं। ओके, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, तो यहाँ मैं क्या बताऊंगा? मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। ओके, यहाँ क्या होगा? 0 होगा। ये क्या ड्रॉ करके दिया मैंने आपको? फिर से किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। किसी भी पॉइंट पे आप क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड देगा। ओके, यहाँ से ऊपर के तो टेंजेंट भी ऊपर की ओर बनना पड़ेगा। सॉरी, ये ऊपर जी फील्ड लाइन ऐसा नहीं कर दी कि ऊपर की ओर हमने ड्रॉ किया। अब बताओ कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर 0। एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल्स 0 या 90? 0। पढ़ो। At a place near the North Canada magnetic field line point vertically downward. Whereas at a place on a magnetic equator, the field line is horizontal. चलो सबसे पहले पता चल गया, जहां पोल होंगे वहां फील्ड लाइन वर्टिकल होगी, इक्वेटर पे फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। क्लियर? अब बात एट द मैग्नेटिक इक्वेटर डीप एंगल इज 0। मैग्नेटिक इक्वेटर पे डीप एंगल क्या होगा? 0। इसका मतलब पोल पे कितना होगा? 90। तो ये सभी चीज आपको एमसीक्यू में काम में आएगी। ग्राफ में लिखा है as we move towards the magnetic pole the deep angle increase becomes 90। यहाँ 0 है, जैसे जैसे आगे जाएंगे डीप एंगल इंक्रीज होगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब वो इंफॉर्मेशन वाली पैराग्राफ एक बार प्रॉपर्ली पढ़ो।
ओके, जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने वो 17, बाद में 22, 24, 25, 26। देखो 21 मैंने इसलिए नहीं दिया, एक मिनट, इस चैप्टर में पता नहीं चल रहा। आप 19 के बाद दर्पण में चेक करो, डायरेक्ट मेरे ख्याल से 2 की जंप लग गई है, 2 क्वेश्चन है ही नहीं। दिखा वो यस सर 19 के बाद 22। 2021 નથી હા, 2021 નથી, 2021 नहीं है। 2021 इसलिए नहीं है कि मेरे ख्याल से वो टॉपिक ऐसा क्यों किया पता नहीं चला, डायरेक्ट 19 टू तो वो लोग 22। इच्छा नहीं होगी देने की। चलो कोई बात ना, अच्छा हुआ इतना कम हो गया, बराबर। लेकिन इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जियोग्राफिक मीडियम, मैग्नेटिक मेरिडियम, बाद में डेक्लिनेशन, डिप एंगल, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट से जो भी फॉर्मूला उसने लिख के दी जो आपको एमसीक्यू में काम में आएगी। क्योंकि इसी ट्रायंगल के लिए देखो, इस ट्रायंगल के लिए सपोज हम cos i लिखेंगे, cos i, ओके, सो h upon b, so horizontal component is equal to b cos i। सिमिलरली इसको भी i लिखेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर sin i, sin i मतलब ऑपोजिट, सो वर्टिकल अपॉन b, सो v इज इक्वल टू b sin i, और ये दोनों को रेशियो फाइंड कर दो तो tan a हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब फॉर्मूला उसने 26 में लिख के दिए। तो आज जो इंफॉर्मेशन थी वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के लिए था। अब मैग्नेटाइजेशन नेक्स्ट में लेंगे। मैग्नेटाइजेशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कैसे क्रिएट होगी, उसके साथ जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है। बस 2 टॉपिक बाकी, एक मैग्नेटाइजेशन एंड डाइपैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। 2 थियरी कंप्लीट करेंगे, मतलब 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब चैप्टर की थियरी कंप्लीट हो जाएगी। चला जितना रखेंगे 17, 22, 24, 25, 26 वो कंप्लीट करके देना है। સર બોલો સર તમારી પાસે ગુજસેટનું પેપર હશે ફિઝિક્સનું? કેમ હું થયું? સર જોઈએ છે, ગ્રુપ ઉપર મોકલાવજો ને હોય તો। તકલીફ